हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। जैसे कि आपको पता है हम यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम की कर रहे हैं। उसमें ना एक क्वेश्चन आया था, आगे करते हैं। डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऑफ क्लब्स। देखो, जो आपका डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है क्लब्स का, इसकी मेजर एक ही करेक्टरिस्टिक है कि आपका मोटिव एफिलिएशन का होना चाहिए। यानी अगर आपका मोटिव एफिलिएशन का नहीं है तो आपका डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट नहीं होगा क्लब में। जो क्लब का काम क्या है? देखो, क्लब का काम सिंपल ये है कि सभी बंदों को इकट्ठे लेके आना। अब ये वो बंदे होंगे जो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करेंगे, यानी जिनका कुछ ना कुछ तो चीज़ कॉमन में होगी। उनकी हॉबीज हो सकती है, उनके गोल्स हो सकते हैं। जितने भी ये मेंबर्स हैं क्लब में, ये सोशल कनेक्शंस बनाना चाहते हैं। यानी ये चाहते हैं इनके आपस में इंटरेक्शंस हो, आपस में इनके कनेक्शंस बने रहें। ये एक दूसरे की तरफ बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं। अब ये क्लब की सेटिंग इस प्रकार है कि जब भी कोई क्लब में जाएगा उसे लगेगा वो इस एनवायरनमेंट से सोशली फैमिलियर है। फोकस यही है, फोस्टर करना सेंस ऑफ कम्युनिटी और प्रमोट करना सोशल इंटरेक्शंस को जितने भी अब क्लब में मेंबर्स हैं उनके बीच में। जो मोटिव एफिलिएशन का है वो इससे अलाइन करता है जो डोमिनेंट ऑर्गेनाइजर क्लाइमेट होता है क्लब का। ये ना मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये मैच खाता था। ओके, अब एक लाइन और सुनो। The dominant organizational climate of university, teaching departments and scientific organization is often characterized by motive of expert power। बड़ा सिंपल है। देखो, जैसे जो आपके क्लब्स हैं, जो उनका डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है वो है विद द मोटिव ऑफ एफिलिएशन। सेम तरीके से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो उनके टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो मोटिव है वो है एक्सपर्ट पावर। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं खत्म होता, यहाँ पे एक क्वेश्चन और राइज होता है, एक्सपर्ट पावर क्या है? देखो, एक्सपर्ट पावर बेसिकली रेफर्स टू इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी दैट इंडिविजुअल पोजेसेस ड्यू टू देयर नॉलेज, एक्सपर्टाइज एंड कॉम्पिटेंस इन स्पेसिफिक डोमेन। बहुत सिंपल है। एक्सपर्ट पावर, देखो अगर आपके पास कोई भी चीज़ का एक्सपर्टाइज है, चाहे वो नॉलेज का है, चाहे आप में कोई काबिलियत है, कोई स्किल है, यानी आप दूसरों से अलग हो उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, तो वो होती है एक्सपर्ट पावर। अगर हम एकेडमिक और साइंटिफिक इन्वायरमेंट की बात करें तो जो एक्सपर्टाइज होता है और जो नॉलेज होती है फैकल्टी मेंबर्स के पास, या जो रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च को कैरी आउट कर रहे हैं, या साइंटिस्ट हैं, वो उनको बड़ी वैल्यू दी जाती है, उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को शेप करने में। अगर हम यही बात यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट्स और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में करें तो जो इनका फोकस है यही है कि इन्होंने रिसर्च को और इनकरेज करना है, R&D और करनी है, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स करनी है और अपनी नॉलेज को किसी भी वे में एडवांस करना है। जो इंडिविजुअल्स जिनके पास एक्सपर्टाइज है, स्पेशलाइज नॉलेज है अपने अपने फील्ड में, वो पावर को एग्जर्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी पावर से, अपने एक्सपर्टाइज के बेसिस पे, और कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू गेरार्ड जे टैलिस इन 2013, कल्चर इज कंसिडर्ड द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इनोवेशन इन बिजनेस फॉर्म। यानी अगर आपकी बिजनेस फॉर्म है, आप उसमें इनोवेशन लाते हो तो कल्चर को उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया। देखो, कल्चर का मतलब आपको पता है, ये शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड और बिहेवियर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो ये वो चीज़ें जो जितने भी बंदे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या वो काम करने आना चाहते हैं, वो पोटेंशियल बंदे हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ तो कॉमन में शेयर करेंगे। ये चीज़ वर्क इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालेगी, उसको शेप करेगी और इन्फ्लुएंस करेगी कि इंडिविजुअल्स सोचते किस तरीके से और उनकी सोच को वो मद्देनजर रखते हुए फैसले किस टाइप से लेते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा उतनी ही इनोवेशन होगी। उसका फोकस यही होगा कि ऐसी इन्वायरमेंट बनाई जाए जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को पूरी इंकरेजमेंट मिले कि वो नए आइडियाज़ अपने लेके आए जो उनके दिमाग में आ रहे हैं, रिस्क भरी चीज़ें लें ताकि फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकल सके और चेंज को एक्सेप्ट करें। क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन दोनों ही कल्चर सपोर्ट करता है। जितनी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स आपके क्रिएटिव होंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, वो कोलैबोरेटिव होंगे, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस अच्छा होगा। और आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लेके आनी है, आपने कंटिन्यूसली चीज़ें नई सीखनी है। इस कल्चर में एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा लाइकली है कि वो नई पॉसिबिलिटीज़, नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, जो रूल्स और रेगुलेशंस चल रहे हैं उनको चैलेंज किया जा सकेगा और इनोवेटिव सॉल्यूशन, नई जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उनके अच्छे से इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप कर पाओगे। ठीक है, आगे आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, OD।
देखो जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है ये एक प्लान्ड और सिस्टमेटिक अप्रोच है जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और अपने जो एम्प्लॉयज़ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उनकी वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हो। फोकस यही है, आपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ानी है कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप कर सके और अपना जो उनका स्ट्रक्चर है, जो प्रोसेसेस अलग अलग टास्क या चीज़ों के लिए फॉलो किए जा सकते, उनको अलाइन किया जा सके जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेन स्ट्रेटेजिक गोल है उनके साथ। अब इसके कुछ की एस्पेक्ट्स आते हैं ओडी के, वो देखो सबसे पहले आता है डायग्नोसिस। देखो ओडी का स्टार्ट होना तब पता चलता, हमें तब पता चलता है कि ओडी स्टार्ट हो गया जब जो आप अपनी जो आपकी करंट स्टेट है ऑर्गेनाइजेशन की, यानी जिस पे अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस स्टेट में चल रही है, जब आप उसकी डायग्नोसिस स्टार्ट करते हो। यानी इसमें आप ये देखोगे ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस वो फेस कर रही है, कहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ पे उसको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। सो इसमें आप डाटा को गैदर करोगे अलग अलग मेथड से, यानी सर्वेस को यूज़ करना, इंटरव्यूज हो गया, ऑब्जर्वेशन, फिर उस डाटा को एनालाइज करके आपके अच्छे से डायग्नोसिस हो पाएंगे। नेक्स्ट आती है इंटरवेंशन। देखो जब आपने अगर डायग्नोसिस कर लिए तो जो इंटरवेंशन है उनको डिज़ाइन किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, खास करके जो मेन स्पेसिफिक इश्यूज है, आप उनको एड्रेस कर पाओ। ये इंटरवेंशंस में आप टीम्स को बनाओगे, वो टीम्स इकट्ठा काम करेंगी, लीडरशिप को अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट्स लेके आओगे, और जो भी आपके इनिशिएटिव और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं अगर आपको उसमें चेंजेस चाहिए तो आप उनमें चेंजेस इंप्लीमेंट करोगे। लास्ट में आता है इवैल्यूएशन, यानी आपकी इफेक्टिवनेस जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस किया, आपने डायग्नोसिस किया, आपने इंटरवीन किया, आपने सॉल्यूशन लाए, अब वो सॉल्यूशन कुछ हेल्प कर रहे हैं, इसकी इफेक्टिवनेस आपको पता चलेगी, इवेल्युएट करने पड़े। यानी आप ऑनगोइंग इवेल्युएशंस करोगे, फीडबैक लेते रहोगे, इससे आपको पता चलेगा कि जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का एक स्टेप उठाया था वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। यानी ये चीज़ अलाउ करती है कि आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, रिफाइनमेंट्स कर सकते हो इंटरवेंशंस में, ताकि जो आउटकम्स आप चाहते हो वो आपको टाइम पे अच्छे से फ्रूटफुली मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का। देखो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बेसिकली रेफर्स टू प्लान ऑल्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, स्ट्रेटजीज और कल्चर। यानी जब आप पूरे सलीके से सिस्टमेटिकली एक पूरे अच्छे फॉर्मल प्रोसेस से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करते हो, उसके प्रोसेसेस में चेंजेस लाते हो, स्ट्रेटजीज बदल लेते हो, कुछ चीज़ों को, कुछ फैक्टर्स को मद्देनजर रखते, कल्चर के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करते हो, उसे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहा जाता है। यानी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आने के दो मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं, ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल में आपकी स्ट्रेटजीज को चेंज करना, आप अपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हो, मर्जर्स कर रहे हो। अगर मैं आपको एक्सटर्नल की बात करूं तो मार्केट के ट्रेंड्स इंपैक्ट डाल सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंपैक्ट डाल सकती है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आया था, मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इफेक्टिवली इज क्रिटिकल फॉर सक्सेस एंड इन्वॉल्व। उन्होंने ना आपको क्वेश्चन में ना नीचे 7-8 ऑप्शन दे दी थी, वो कह रहे थे इनमें से चूज करके बताओ कि अगर आप अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को मैनेज कर रहे हो तो उससे जो सक्सेस आएगा उसमें क्या होगा। देखो सबसे पहले आपका पॉइंट आता है चेंज प्लानिंग, क्लियरली डिफाइनिंग द चेंज ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग अ चेंज मैनेजमेंट प्लान एंड एस्टैब्लिशिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ड्राइविंग द चेंज। बहुत सिंपल, जैसे हर चीज़ के लिए प्लानिंग ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव्स होना ज़रूरी है, तभी आपको सक्सेस मिलता है। सेम वे में अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है तो आपको चेंज के ऑब्जेक्टिव पता, यानी आपको पता होना चाहिए चेंज क्यों ला रहे हो, क्या कारण है, क्या उसका रिजल्ट निकलेगा। आपको एक चेंज लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, फिर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी जिससे वो चेंज को आप अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। देखो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको ज़रूरत है, आपको अच्छे से बताना पड़ेगा कि आप चेंज लाना क्यों चाहते हो। आपको जितने भी, अब देखो लोग से रजिस्ट करेंगे चेंज को लेके, आपको उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा। यानी आपने इस चीज़ में आपको एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा चेंज प्रोसेस में, ताकि आपको सपोर्ट मिल सके और कमिटेडली आप अपने चेंज को इम्प्लीमेंट कर सको। नेक्स्ट आता है चेंज इम्प्लीमेंटेशन। देखो जब आप अपना चेंज का प्लान एग्जीक्यूट करोगे, फिर आप अपना प्रोग्रेस मॉनिटर करोगे और एड्रेस करोगे जितनी भी रेजिस्टेंस और ऑब्स्टेकल्स आप इस प्रोसेस में फेस करो। ऑब्वियसली बात है पहली बार में कोई भी नहीं मानेगा, सभी जाने रेसिस्ट करेंगे, अपोज करेंगे कि ये चेंज नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो फैमिलियर है पुराने टास्क को लेकर। सो इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। यानी
इसमें आप रीस्ट्रक्चरिंग करोगे, पूरे प्रोसेस की रीडिज़ाइनिंग कर सकते हो, नई टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कल्चर में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती हैं। लास्ट आता है चेंज इवैल्यूएशन, यानी इसमें आप असेस करोगे कि जो आपने चेंज लाया है ऑर्गेनाइजेशन में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आप अलग अलग बंदों से फीडबैक अलग अलग तरीकों से हासिल करोगे और अगर आपको फीडबैक के बेसिस पे लग रहा है कि आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है चेंज में, तो आप उसको कर दोगे, तभी आपको आपके डिजायर्ड आउटकम्स मिल पाएंगे। सो अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं कि जो आपका सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है उसके लिए आपको एक तो लीडरशिप बड़ी अच्छी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन बड़ी इफेक्टिव करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मिलेगा जिससे आप चेंज को ला भी सकते हो और उसको अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था वर्टिकल स्ट्रेच गोल। पहले ध्यान से सुनो, दी स्ट्रेच गोल दैट चैलेंजेस पीपल टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ सक्सेस इन देयर करंट एक्टिविटीज नोन एज वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स। देखो, जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो प्रेजेंटली, मतलब आपको कोई नई नहीं मिली, जो आप कर रहे हो, जब आप उसमें हायर लेवल्स ऑफ सक्सेस अचीव करना चाहते हो, जो चैलेंजेस आपको मिलेंगे उसमें, उसे हम वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स के नाम से जानते हैं। यानी वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स को डिज़ाइन इसी तरीके से किया जाता है ताकि आप इंडिविजुअल्स और टीम्स को पुश कर पाओ कि वो जो एक्टिविटीज़ वो अभी प्रेजेंटली कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, उसमें वो हायर लेवल्स ऑफ सक्सेस अचीव कर पाए। यानी उनके एग्जिस्टिंग रोल्स और एक्टिविटीज़ में आप उनको बूस्टअप कर रहे हो। ये गोल्स में इंडिविजुअल्स को चैलेंज किया जाता है कि वो अपनी ही जो उनकी प्रीवियस अचीवमेंट है उसको सरपास करें, नए नए रिकॉर्ड सेट करें और स्ट्राइव करें कि वो कंटिन्यूसली उस रिकॉर्ड को इम्प्रूव करते जाएं और ग्रोथ हो उनकी करंट डोमेन में। सो जब आप वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स को सेट करोगे, सो इंडिविजुअल्स को इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो अपनी स्किल्स को और बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करें और ट्राई करें कि वो अपनी करंट जो उनका स्कोप है वर्क का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पाएँ। सो ये गोल्स हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को कि नई ऊंचाइयों पे वो पहुंचे, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं और जितना उसमें पोटेंशियल है उसको यूज़ करें। ठीक है, अब जो देखो आपने डीएसएस पढ़ा हुआ है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, उसकी कुछ एडवांटेजेस। सबसे पहले आती है इनहैंस डिसीजन मेकिंग। देखो, डीएसएस हेल्प करता है डिसीजन मेकर्स को, वो उनको टाइम पे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनको एनालिसिस करने में हेल्प करता है और अलग अलग इंसाइट्स को प्रोवाइड करता है। सो इससे क्या होगा, एक तो नया एविडेंस जनरेट होगा, नॉलेज बढ़ेगी। सो ये चीज़ें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। जो डीएसएस है ये डाटा मॉडल्स और एल्गोरिथम्स को यूज़ करता है ताकि जो आपको एक ही चीज़ के अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए जा सके। आप व्हाट इफ एनालिसिस करते हो, यानी आप ये देखते हो अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। सो ये चीज़ से आपके जितने भी पोटेंशियल आउटकम्स हो सकते हैं आप उनको अच्छे से जज करते हो। सो एट द एंड डिसीजन मेकर्स बहुत अच्छे से इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव डिसीजंस ले पाते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। देखो, डीएसएस ऑटोमेट कर देता है, स्ट्रीमलाइन कर देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। इससे एक तो आपका टाइम और एफर्ट रिक्वायर्ड, जितना आपका एनालिसिस और इवैल्यूएशन के लिए टाइम और एफर्ट रिक्वायर्ड, वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी आप कम टाइम पे अच्छी चीज़ें कर पाओगे। ये चीज़ हेल्प करेगी ऑर्गेनाइज करने में और प्रोसेस करने में जो आपका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है। इससे एक तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो टास्क है उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इवन ये आपको फास्टर एक्सेस मिलेगा इन्फॉर्मेशन का, रियल टाइम आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। इससे आपको क्विक रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे, यानी आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाओगे जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस आप फेस कर रहे हो। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स कम्प्लेक्स डिसीजंस। देखो, डीएसएस बहुत जितनी भी आपके कम्प्लेक्स और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है ना, अगर आप उनको अच्छे से डील करना चाहते हो तो डीएसएस आपको, यानी जो आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, बहुत हेल्प करेगा। इससे आप मल्टीपल वेरिएबल्स को कंसीडर कर सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स को इकट्ठा कंसीडर कर सकते हो। इंटरडिपेंडेंसीज, उनमें क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है उसको देख सकते हो। जो अनसर्टेनिटीज आप फ्यूचर में फेस करने वाले हो उनको जज कर सकते हो। अब ये अगर आप मैनुअली करोगे ना, ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। सो डीएसएस के साथ ये चीज़ें पॉसिबल है। सो डीएसएस आपको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है, यानी आप मॉडलिंग कर सकते हो, सिमुलेशन कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, जिससे जितने भी डिसीजन मेकर्स के पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है उनको वो एनालाइज करेगा और उसके क्या पोटेंशियल सर्कमस्टांसेस निकल सकते हैं उनको जज करेगा। सो ये कैपेबिलिटी सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग उन एरियाज में जहाँ पे रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। यानी आपको अगर अपने रिसोर्स एलोकेशन करनी है उसमें आपको हेल्प करेगा, स्ट्रेटेजिक एरियाज जो बहुत इंपॉर्टेंस के उसमें आपको हेल्प करेगा, रिस्क एनालिसिस में हेल्प करेगा और एट द एंड आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन।
देखो डीएसएस फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन डिसीजन मेकर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में। अब ये तभी पॉसिबल है क्योंकि उनको ना एक शेयर कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, यानी टीम्स बन जाती हैं जो इकट्ठा काम करेंगी, अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशंस करेंगी और हर एक डिसीजन, हर एक फैसले को अच्छे से एनालाइज करेगी। यानी इससे आप एक तो रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, विजुअलाइजेशन सिनेरियोज को विजुअली देख सकते हो और प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, जिससे आप एक बहुत जो एज ए एविडेंस आपको हेल्प करेगी फैसलों लेने में। सो इससे कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी और जो अंडरस्टैंडिंग है स्टेक होल्डर्स के बीच में एक दूसरे को लेकर वो भी अच्छी हो जाएगी, ट्रस्ट बन जाएगा, यानी आप कंसेंसस से चीज़ों को अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट आता है अडेप्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। देखो डीएसएस आपको हेल्प करता है, आप अलग अलग डिसीजन चीज़ों को, अलग अलग जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो डिसीजन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, उनको ईजिली अडेप्ट कर सकते हो, यानी आप कस्टमाइज कर सकते हो स्पेसिफिक इंडस्ट्री डोमेन्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को उनकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो डीएसएस हेल्प करता है आपको, आप स्केलेबिलिटी कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो, यानी आप जो डाटा, अब न्यूमरस अमाउंट का डाटा आपके पास अवेलेबल है, उसको हैंडल कर सकते हो और ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप।